नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम मसला में। और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा में इस समय भले ही मौसम सर्द है, लेकिन सियासी सरगर्मी माहौल को गर्म करने लगी है। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के हरियाणा में सभी पार्टियां अपनी तैयारियां करने में जुट चुकी हैं। बीजेपी की तरफ से लगातार दौरे और बैठकें हो रही हैं। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी विधायकों से मुलाकात कर उनके हलके की दिक्कतों को जानकर उनके समाधान करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में मंगलवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर से विधायकों से मुलाकात की। और अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस में गुटबाजी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर के हलचल शुरू हो गई है। 2 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस की एक बैठक हुई, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा हुई। वहीं बुधवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस की फिर से बैठक बुलाई गई है और प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से हल्का स्तर पर रैलियों का आयोजन भी किया जा रहा है। लेकिन इन रैलियों में हुड्डा गुट के ही कार्यकर्ता और बड़े नेता शिरकत करते नजर आ रहे हैं। कुमारी शैलजा, किरण चौधरी, रणदीप सुरजेवाला धड़े से जुड़े नेता इन सबसे दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार में साझेदारी जननायक पार्टी यानी जेजेपी भी अपनी लोकसभा स्तर के लिए तैयारियां करने में व्यस्त है। हालांकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर अभी कुछ भी सहमति बनती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन ऐसे में जेजेपी जरूर अपने प्रचार में जुटी हुई है। और अगर बात करें एक और हरियाणा की अहम पार्टी इनेलो की, तो वो भी अपनी परिवर्तन यात्रा के दम पर प्रदेश में अपनी जगह बनाने में जुट गई है। ये यात्रा लोकसभा चुनाव के आचार संहिता लगने तक जारी रहने वाली है। और अब प्रदेश में एक और पार्टी दस्तक दे चुकी है, जिसका नाम है आम आदमी पार्टी। आपको बता दें कि हालांकि इस पार्टी का फिलहाल हरियाणा में कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इंडिया गठबंधन में होने के चलते यदि सहमति बनती है तो लोकसभा की कुछ सीटें इन्हें लड़ने को जरूर मिल सकती हैं। तो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में सभी पार्टियां जुट चुकी हैं। एक तरफ बीजेपी की लगातार बैठकें जारी है, यात्राएं जारी है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस भी लगातार बैठकें कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर से प्रदेश में जो है वो 2 गुटों में बढ़ती हुई कांग्रेस नजर आ रही है। और यही बातें सामने आ रही है कि हुड्डा गुट के ज्यादातर जो नेता है वो रैलियों में और प्रचार में जुटे हुए हैं, और वही जो एक दूसरा धड़ा है उसके नेता कहीं ना कहीं कम नजर आ रहे हैं। और इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेहमानों का पूरा पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। भूपेंद्र गहलावत जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रानी रावत जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनीषा सांगवान जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीषा जी आपसे करना चाहूंगी। एक तरफ आप संगठन को मजबूत करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ आपके बड़े बड़े नेता ही नदारद यहाँ पर दिखते हैं। एक बार फिर से गुटबाजी यहां पर देखने को मिली है और हाईकमान फिर खुद दखल देने वाला है। क्या कहेंगे पूरे मामले में? कैसे लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, देखिए मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है और छोटे मोटे मतभेद तो सभी लोकतांत्रिक पार्टियों में होते हैं, पर मनभेद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी 2024 का लोकसभा चुनाव और बाद में जो विधानसभा का चुनाव होगा बहुत ही मजबूती से एकजुट होकर लड़ेगी। और मैं मीडिया से ये कहना चाहूंगी कि बीजेपी में अब आप देखिए, चुनाव से 3-4 महीने पहले ही अचानक ही उन्होंने अपने प्रदेश अध्यक्ष को हटा दिया, सभी जिला अध्यक्षों को हटा दिया, नए जिला अध्यक्ष बना दिए। तो ये भी कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है। अभी 1 साल पहले अरविंद शर्मा जी खुद अपने मुख्यमंत्री के, तो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा है, पर मीडिया उस पर फोकस ना करके कांग्रेस में जो छोटे छोटे मतभेद है उन पे ज्यादा फोकस करती है। तो मीडिया को भी निष्पक्ष होकर जो सही पिक्चर है वो दिखानी चाहिए। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रही है कि मतभेद जो है वो वहां पर नहीं है, मनभेद नहीं है, सिर्फ मतभेद है और मीडिया इस चीज को इस तरीके से दिखा रहा है। चलिए ठीक है, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं गहलावत जी। गहलावत जी, विपक्ष का एक तरफ कहना है कि
कांग्रेस में गुटबाजी से ज्यादा बीजेपी में है, लेकिन उसको दिखाया नहीं जा रहा है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, विधायक दल की बैठक हुई है, सीएम मनोहर लाल भी लगातार एक्टिव नजर आ रहे हैं। इस बीच दिल्ली का भी वो लगातार दौरा कर रहे हैं। क्या कुछ योजना बना रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको और मेरे जो पैनलिस्ट बहने हैं और जो पैनलिस्ट दूसरे साथियों को नमस्कार करता हूँ, दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। अब मैं आपके पूछे हुए प्रश्न पर आता हूँ। हमारी तो जो बैठकें हैं वो लगातार होती रहती हैं, ये कोई आम बात नहीं है। और हमारी पार्टी की जो तैयारी की बात है, हमारा जो चुनाव होता है उससे अगले चुनाव के लिए हम तभी से तैयारी शुरू कर देते हैं। हमारे सभी प्रदेश के मंत्री, एमएलए और हमारी पार्टी के सभी पदाधिकारी माननीय मुख्यमंत्री के साथ और हमारे जो स्टेट के प्रधान हैं उनके साथ लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं, 24 घंटे और 12 महीने, और लोगों की तकलीफ जानने का काम करते हैं। जो उनको तकलीफ होती है उनका मौके पर हम समाधान करते हैं। आज हमारी जो पिछले महीने से भारत विकसित संकल्प यात्रा चल रही है, उसमें हमारे सभी एमएलए, सभी मंत्री उनमें शामिल होते हैं और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको मौके पर हल करते हैं। और कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जो मौके पर हल नहीं होती, उनको हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर उनको पहुंचाने का काम या संबंधित अधिकारियों के पास पहुंचाने की बात करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री समय समय पर उनकी बैठकें बुला करके और फीडबैक लेते हैं कि क्या किस हल्के में किस चीज की जरूरत है, ताकि जो स्टेट लेवल की बातें हैं वो सरकार पूरी कर सके। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमारी तैयारी तो पूरी है। हम तो लोग जनता की सेवा में रहते हैं और जो हमारी सरकार ने प्रदेश में कल्याणकारी योजनाएं लाए हैं उनसे सभी हरियाणा प्रदेश के लोग प्रभावित हैं। देखिए, मैं बुजुर्गों की पेंशन की बात करूं, पिछली सरकारों में 1,000 रुपए पेंशन मिलती थी 2014 से पहले, और 500 रुपए मात्र उन्होंने बढ़ाने का काम किया था। जब हमारी सरकार आई तो हमने 9.5 साल में 2,000 रुपए बढ़ाने का काम किया और 3,000 रुपए अभी हम बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं। हम फ्री में राशन देने की बात कर रहे हैं, पीले कार्ड हमने बनवाए, आयुष्मान योजना हमने लागू की और उज्जवल योजना लागू की। आज भी हम घर घर जाकर के जिनको जरूरत होती है उनको गैस के कनेक्शन दे रहे हैं। हमारी विकसित भारत यात्रा के जो लोग पात्र हैं उनको विकसित भारत यात्रा की उसमें गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारी यहाँ जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो भी गरीबों के, सबसे बड़ी बात ये है हमने दिव्यांग जो थे उनको पेंशन देने की बात की। जो कोई अगर कोई बीमारी से प्रभावित है उनको भी हमने 3,000 रुपए पेंशन दे। कहते हुए नजर आए कि आप वादा पूरा नहीं करते या सरकार वादा पूरा नहीं करती है, लेकिन हम आएंगे तो हम फ्री में सिलेंडर बांटेंगे। हमने 3,000 पेंशन का वादा किया था, 3,000 पेंशन तो हमने पूरी कर दी और आगे भी जो कल्याणकारी योजनाएं हम उनको जारी रखेंगे। हम राशन फ्री में दे रहे हैं, हमने 5 साल के लिए आगे की भी घोषणा कर दी है। और जो भी समय समय पर जरूरत होती है, हमारे प्रयास होता है कि जो गरीब से गरीब व्यक्ति आखिरी लाइन में बैठा है उस पर भी हम राहत पहुंचाने का काम करते हैं। जो सरकार की योजनाएं उनका लाभ देने की बात करते हैं। दूसरा, हमारी सरकार से पहले क्या होता था कि 15-15 हजार रुपए लेके जो पेंशन बनती थी, 15-15 हजार रुपए लेके जो बिचौलिए थे वो पीले कार्ड बनवाते थे। आज मात्र किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जिसने फैमिली आईडी बनवाई उसकी जब 60 साल उम्र हो जाती है और 3 साल से कम इनकम होती है तो फोन के ऊपर उस पर मैसेज आ जाता है पेंशन का, फोन के ऊपर मैसेज आ जाता है पीले कार्ड बनने का, फोन पे मैसेज आता है ये हमारी जो आयुष्मान योजना है उसका मैसेज आ जाता है। हमारे यहाँ किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। लोगों को घर बैठे हमारी सरकार फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। और मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आगे चुनाव आएंगे हम 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे और एब्सोल्यूट मेजोरिटी से हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। ठीक है कलावत जी, आऊंगे आपके पास लौट के, फिर आपको समय दिया जाएगा। और रानी रावत जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। रानी जी, अगर बात करें परिवर्तन यात्रा की, इसको अगर इसके अलावा बात की जाए तो इन्होंने की क्या कुछ तैयारियां हैं, क्योंकि फ्री में सिलेंडर बांटने का दावा भी आप कर चुके हैं। आप रानी जी, मेरी आवाज आ पा रही है आप तक? ठीक है रानी जी, आपकी आवाज सही करने की कोशिश करेंगे। और मनीषा जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। आपने कहा कि जिस तरीके से चीजें हो रही हैं उस तरीके से दिखाई नहीं जा रही है। अगर
कांग्रेस में गुटबाजी नहीं है, तो क्यों फिर से कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया जी को फिर से बैठक करने की जरूरत पड़ रही है? क्यों हाईकमान को दखल देने की जरूरत पड़ रही है? बैठकें होना ये तो नॉर्मल रूटीन की बातें हैं, और आप देखिए अब चुनाव सर पर है तो ज्यादा से ज्यादा बैठकें होंगी। तो ये तो कोई इसका ये तात्पर्य आप नहीं निकाल सकते कि कांग्रेस में मतभेद है या गुटबाजी है। बैठकें होना तो ये नॉर्मल रूटीन की चीजें हैं। तो क्या कुछ मुद्दे इस बार रखने वाले हैं जनता के सामने? मुद्दे ये हैं कि देखिए मुद्दे ही मुद्दे हैं। आप देखिए 2014 में इन्होंने जो वादे किए थे, इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ रोजगार का सालाना, इन्होंने वादा किया था 15 लाख है इनका स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इन्होंने वादा किया था स्वच्छ भारत का, कहाँ है? और गंदगी फैलती जा रही है। तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किए, इसलिए मजबूरन आज इनको राम मंदिर पे फोकस करना पड़ रहा है। ये अगर इन्होंने काम किए होते तो ये उसकी बात करते, ये बोलते, ये छाती ठोक कर कहते कि हाँ हमने इतने युवाओं को रोजगार दिया, हाँ हमने 15-15 लाख सबके अकाउंट में डलवाए, हाँ हमने किसानों की आय दुगनी करवाई, पर ये कुछ भी नहीं कर पाए। ठीक है, लेकिन अभी तो गहलावत जी गिनवा रहे थे कि हमने सभी पेंशन, जितनी 3000 पेंशन देने का वादा किया था वो पूरा किया, मुफ्त का राशन देने का वादा किया था वो पूरा किया। ठीक है मनीषा जी, आपके पास वापस आऊंगी। रानी जी, आपको मेरी आवाज आ पा रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है। मनीषा जी आपके पास लौट कर आऊंगी। रानी जी से पहले एक सवाल करूं। रानी जी, अगर परिवर्तन यात्रा की बात करें वो तो दिख रही है, लेकिन उसके अलावा क्या कुछ तैयारियां इनेलो इस बार कर रही है लोकसभा के लिए? सबसे पहले अभी आपने देखा बड़ौदा हल्के में बहुत ही बड़ी रैली हुई जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हर जिले में, हर हल्के में जाकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ले रहे हैं, बड़ी रैलियां कर रहे हैं। तो ये ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से जुड़ सके, ताकि कार्यकर्ताओं के वो विचार सोच सके। धरातल पर ये सब काम जी रानी जी, आवाज आ पा रही है आपकी? हाँ जी, मुझे आवाज आ रही है आपकी। मनीषा जी लौट के आपके पास आऊंगी। रानी जी आप जवाब दीजिए। जिस तरीके से हमने कहा कि परिवर्तन यात्रा चल रही है वो लोगों में दिख भी रही है, लेकिन उसके अलावा अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा को लेकर खासकर क्या तैयारियां हो रही है, क्योंकि सभी सीटों पर लड़ने वाले हैं आप? सबसे पहले चैनल की पूरी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हम एक दूसरे की बातें सुने और एक दूसरे के टाइम का ध्यान रखें और इश्यू बेस्ड ही डिबेट करें। हमारी इंडियन नेशनल लोकदल की पार्टी की पूरी तैयारी है इलेक्शन के लिए। हम 2024 में सरकार बनाएंगे और हम ऐसे ऐसी रूप में बैठ के प्लानिंग नहीं करते। हमने जन जन तक मिलकर जन जन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को सुनकर और उनकी जो उत्पीड़ना है, जो उनकी परेशानियां हैं, उन सब को हमने सुना है, समझा है और उसी बेसिस पे हमने अपना मैनिफेस्टो भी बनाया है। और दावे के साथ हम कहते हैं कि ये आने वाला 2024 जन कल्याणकारी नीतियों का साल होगा और जो सरकार होगी पूरे 5 साल बहुत ही बढ़िया रफ्तार से और जन कल्याणकारी नीतियों के साथ और जनता की सरकार होगी। और इंडियन नेशनल लोकदल हरियाणा में अपनी सरकार बनाएगी। और लोकसभा की अगर हम बात करें तो कोशिश करेंगे, अगर लोगों का पूरा सहयोग मिला तो हम देश की बड़ी पंचायत में भागीदारी दर्ज करेंगे। और जैसे हरियाणा में अपनी आवाज उठाते हैं, ऐसे ही देश की सबसे बड़ी पंचायत में बहुत ही बुलंद आवाज हम युवाओं की उठाएंगे, किसानों की उठाएंगे, कमेरे वर्ग की उठाएंगे, महिलाओं की उठाएंगे, हर वर्ग के हित में काम करेंगे। तो क्या अभी कौन सा ऐसा वर्ग है जिसकी आवाज नहीं सुनी जा रही है कि आप कह रहे हैं कि महिलाओं की आवाज उठाएंगे? आप ये देखिए कौन सा ऐसा वर्ग है जो परेशानी नहीं झेल रहा।
अगर हम बात करें सफाई कर्मचारी की, हम बात करें डॉक्टर्स की, हम बात करें 4 पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हैं, किसी भी पिलर की आप बात कर लिए, जो देश को चलाते हैं वो सारे के सारे परेशान हैं। आप तहसीलदारों की बात करें, आप टीचर्स की बात करें, आप प्रोफेसर्स की बात करें, आप किसी भी वर्ग की महिलाओं की बात करें। होना चाहिए रानी जी, क्योंकि फिलहाल तो आपका एक विधायक है, ये आत्मविश्वास होना चाहिए कि आगे जाके सरकार बनेगी। भूपेंद्र जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है, क्या कुछ जवाब देंगे विपक्ष के सवालों का? आंगनबाड़ी वर्कर्स तो हर वर्ग रोड पे बैठा है। आप देखो पिछले कितने सालों से, कभी कोई कभी। ठीक है रानी जी, वापस आपको मौका दिया जाएगा बोलने का। गहलावत जी पहले आपके सवालों का जवाब दे दें। देखिए, ये मेरी आवाज रिपीट हो रही है, जरा इसको ठीक कराओ। आपकी आवाज मुझ तक साफ पहुंच पा रही है, आप अपनी बात रखिए। आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, बिल्कुल आपकी आवाज सही करवा रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। एक बार आपने अगर फोन का स्पीकर खोला हुआ है तो उसको बंद कर दीजिए, आप उसको हाथ से पकड़ सकते हैं तो आपको आवाज सही आएगी। बिल्कुल खोला हुआ, स्पीकर बंद है। चलो मैं ये ईयरफोन हटा देता हूँ। जी, आप अपनी बात रखिए। हेलो, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे राज्य में सभी वर्ग खुश है। चाहे ओल्ड एज लोगों को ले लेना कि 3,000 रुपए पेंशन कभी किसी सरकार ने ना दी और ना आके देने की कोई बात है। और ये कांग्रेस वाले कहते हैं कि हम 6,000 देंगे, जब इनकी 9.5 साल तक सरकार रही, जब मात्र 500 रुपए बढ़ाए थे। और ना तो नौमन तेल होगी, ना राधा नाचेगी। सपना देखना तो सबका अधिकार है, कांग्रेस भी अगर सपना देख रही है तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैं किसानों की बात करूं, हरियाणा प्रदेश पूरे देश में ऐसा राज्य है जहां 12 फसलों का MSP पे खरीद होती है, और अगर किसी की खरीद नहीं होती तो जो उसका डिफरेंस होता है वो हमारी सरकार पे करने का काम करती है। 48 घंटे के अंदर कोई भी फसल अगर हमारी सरकार खरीदती है तो उसकी पेमेंट सीधी किसान के खाते में जाती है। बिचौलियों को हमने खत्म करने का काम किया। पिछली सरकारों में 3-3, 4-4 महीने में पेंशनें जो इनकी कीमत होती थी वो आड़तियों के खाते में जाती थी और किसान घूमता रहता था, पीछे पीछे पैसा नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करने का काम किया और सीधा किसानों को लाभ पहुंचाने की बात की। चाहे बुजुर्गों के पेंशन की बात है, वो सीधे। गहलावत जी, विपक्ष क्यों लगातार ये कह रहा है कि कोई भी वर्ग खुश नहीं है, किसान खुश नहीं है, महिलाएं खुश नहीं है, युवा खुश नहीं है? विपक्ष लगातार इस बात को कर रहा है। मैं तो आपको बता रहा हूं कि घर बैठे पहले पेंशन लेने जाते थे बुजुर्ग, 1,000 रुपए पेंशन कांग्रेस के राज में मिलती थी, 3-3, 4-4 तारीख मिलती थी, सारा दिन बैठे रहते थे। हमने उनकी 3,000 पेंशन करी और खाते में पैसे जाते हैं, जब वो मर्जी जाके अपने बैंक से खाते में से पैसे निकाल के ला सकते हैं। और मैं एक और भी बात करूं, ये कांग्रेस के लोग एक बात उठाते हैं कि पेंशन कट गई, ये हो गया, वो हो गया। मैं एक और स्पष्ट बात करना चाहता हूं, इनका जब राज था, जब 20 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, हमारे राज्य में 28 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है। और हर महीने हम 3-4 हजार लोगों की पेंशन में जो नई आ रही है उनमें और इजाफा कर रहे हैं और किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। आयुष्मान योजना की हमने स्कीम बनाई जो 1,80,000 से 3 लाख तक है, उसको सिर्फ 1,500 रुपए जमा कराने होते हैं। और जो 5 लाख तक भी जिसकी इनकम है वो 5,000 रुपए मात्र जमा करा के साल में उसका बेनिफिट ले सकता है। और ये सारी सुविधाएं घर बैठे मिल रही हैं, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं, कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। किसानों को पेमेंट के लिए चक्कर काटने की कोई दिक्कत नहीं, उनके खातों में सीधे पैसे। ठीक है गहलावत जी। मनीषा जी, आपके पास वापस आना चाहूंगी। जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता को आपने सुना, उन्होंने कहा कि दिक्कत सिर्फ विपक्ष को है, प्रदेश की जनता को कोई दिक्कत नहीं है। प्रदेश की जनता को अगर दिक्कत नहीं है, क्यों आज हमारे पटवारी धरने पर बैठे हैं, क्यों 1 साल तक किसान हमारे भाई धरने पर बैठे रहे? उससे पहले आंगनबाड़ी वर्कर धरने पर बैठी थी, उससे पहले क्लर्क धरने पर बैठे थे, 2000 PTI मास्टर धरने पर बैठे थे। एक के बाद एक सब धरने पर जा रहे हैं। तो अगर सब खुश हैं तो क्यों उन्हें बार बार अपना रोष जताने की जरूरत पड़ रही है? आप बताइए। ठीक है, गहलावत जी से ही पूछ लेते हैं। गहलावत जी वे कह रही हैं कि अगर प्रदेश की जनता खुश है तो क्यों बार बार उनको धरना करने की जरूरत पड़ रही है? देखिए, मैं ये बताऊं,
कि कांग्रेस पार्टी के पास और तो कुछ पता नहीं, ना ये लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। जहां भी कहीं धरना प्रदर्शन होता है तो वहां जाके ये लोग खड़े हो जाते हैं। करीब बंदरिया का भी तमाशा हो रहा है तो ये जाके पूछते हैं कांग्रेस के लोग, यहाँ धरना है तो हम भी साथ आ जाएं। और इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। मैं अपनी बहन से पूछना चाहता हूं कि 9.5 साल में संगठन के लिए तो लठ बज रहा आपकी पार्टी में, संगठन तो आपका बन नहीं रहा। कभी हुड्डा साहब अड़ जाते हैं, कभी किरण सैलजा, दूसरे लोग अड़ जाते हैं। अभी तो 2024 तक इनका किस पार्टी का, किस नेता का कांग्रेस पर हरियाणा प्रदेश में कब्जा हो, इस पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इनको लोगों से कुछ नहीं लेना है। ये पहले तो इस बात की लड़ाई लड़े कि कांग्रेस पार्टी में किसका कब्जा हो, फिर ये 2024 तक संगठन बनाएंगे। अगली बार तुम चुनाव लड़ने की या कोई जीत की बात करना। अभी तक तो हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है। इनके ऑब्जर्वर जिस डिस्ट्रिक्ट में गए वहां किस तरह से लठ बजा और कैसे थप्पड़ लात घुसे चले और पुलिस तक भी हमें भेजनी पड़ी थी, ये सब लोगों के सामने हुआ है। इसमें अगर कोई इसको भी यूं कहे कि हमारे तो ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, और मनभेद कैसे होगा जब एक दूसरे को घुसके मार। ठीक है गहलावत जी, वापस आऊंगे आपके। मनीषा जी कुछ कहना चाह रही हैं? बहुत मजबूत संगठन और फाइनल कमेंट भी मनीषा जी आपका समझूंगी इसको। नहीं, फिर भी ये पिछली बार ये कह रहे थे 75 पार, इनको पूर्ण बहुमत भी नहीं मिली और अपने जो वोट प्रतिद्वंदी थे उनके साथ इनको हाथ पूरी करेंगे। मनीषा जी आपकी इच्छा पूरी करेंगे। कांग्रेस के पास 2005 में भी संगठन नहीं था, फिर भी हमारी 66 सीटें आई थी, 2/3 बहुमत हमें मिली थी। कांग्रेस का हर वर्कर जी जान लगा देगा चुनाव में। हमें समय कम है, फाइनल कमेंट मनीषा जी आपका समझूंगी इसको। हाँ, 2024 में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाएगी हरियाणा में, ये है मेरा फाइनल कमेंट। ठीक है रानी जी, आपसे फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी पूरी डिबेट पे। रानी जी आपको आवाज आ पा रही है? ठीक है, गहलावत जी फाइनल कमेंट आपका चाहूंगी पूरी डिबेट पे। है मैम, गहलावत जी से मैं पूछना चाहूंगी, इन्होंने पेंशन की बात कही, उस टाइम 100 रुपए पेंशन साउथ देवीलाल में लगाई थी जब किसानों की महंगाई क्या थी, और जब ये 3। ठीक है गहलावत जी, आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए क्योंकि रानी जी की आवाज साफ नहीं आ पा रही है। 15 सेकंड है आपके पास। क्या मनीषा जी की कांग्रेस जिस मंत्री के, जिस नेता के सामने, पूर्व मुख्यमंत्री के नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहती है, उसका तो कहते हैं सोनीपत में बहुत गढ़ है। सोनीपत में क्या हाल हुआ था, जमानत जब्त होते होते बची थी। अब इनके सारे नेता क्या कह रहे हैं, उदा साहब कह रहे हैं मैं तो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, शैलजा जी मना कर रही हैं कि मैं तो एमएलए का लड़ूंगा। इनके पास कैंडिडेट तो है ही नहीं। सोनीपत में जहाँ तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जमानत जब्त करते करते बची थी, वो यही बता दें सोनीपत का उम्मीदवार कौन है। इनके पास उम्मीदवार क्योंकि समय हमारे पास कम है। ठीक है, क्योंकि गहलावत जी समय हमारे पास कम है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। तो लोकसभा चुनाव भी नजदीक है, हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में पार्टियों की सियासत भी जारी है, तैयारियां भी जारी है और इस बीच कांग्रेस में गुटबाजी भी देखने को मिली। आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।